हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं आगे। देखिए लेक्चर 115 तो रिवीजन कर रहे थे, तो प्रक्षेप्य गति पर हमने लास्ट क्लास में काम कर दिया है। तो आज हमें न्यूटन की गति पर काम करना है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा लेक्चर बचे नहीं हैं। 115 है, 116 है और 117 है, ये 3 है। इसमें हम एनएलएम पे काम कर लेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एक में हम घर्षण पे काम करेंगे और फिर लास्ट बचेगा कार्य ऊर्जा शक्ति। इन तीनों पर हम काम कर लेंगे, ठीक है जी। 118 से हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे, द्रव्यमान केंद्र। तो एनएलएम पे आते हैं जी। आज का लेक्चर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे है। तो देखेंगे आप, न्यूटन वाले में मेन बात स्टार्ट होती है जी। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है जी? फर्स्ट नियम यही कहता है कि जी किसी वस्तु का अगर त्वरण जीरो है तो बल जीरो होगा। यानी भाई त्वरण ही नहीं है वस्तु का, वस्तु नियत वेग से चल रही है, तो उस पर बल कहाँ है? नेट बल जीरो हो सकता है, बल जीरो कह सकते हो या नेट बल जीरो। भाई ऐसे कह सकते हो जी, एक वस्तु पर एफ बल इधर लग रहा है और एफ ही बल इधर लग रहा है, बराबर बल लग रहे हैं। एफ नेट क्या हो रहा है? जीरो। वस्तु नियत वेग से चल सकती है या फिर विराम में भी हो सकती है। इसमें एक टर्म आती है जी, जड़त्व। जड़त्व एक इसमें अच्छा पॉइंट आता है। जड़त्व क्या आता है जी? जड़त्व आता है जी। इसमें बात करें तो जड़त्व जो इसमें पॉइंट होता है वो होता है कि वस्तु के द्रव्यमान से जुड़ा हुआ है। ये जड़त्व है वो वस्तु के द्रव्यमान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जड़त्व को हम बोलते हैं कि किसी वस्तु का भार ज़्यादा है, मतलब उसका जड़त्व ज़्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे जड़त्व की कोई इकाई नहीं होती है, जड़त्व को हम किलोग्राम में नहीं मापते हैं, इकाई नहीं होती इसकी। 3 प्रकार के सामान्यतः जड़त्व हम काम लेते हैं। एक तो होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व यानी एक वस्तु क्या है? स्थिर अवस्था में है। एक वस्तु स्थिर अवस्था में है। जैसे एक चलती बस है, चलती बस की छत पर एक व्यक्ति खड़ा है, बस अचानक रुकती है तो व्यक्ति कहाँ जाता है? आगे आके गिरता है। ये स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या? नहीं, ये गति अवस्था का जड़त्व है। ये गति का जड़त्व है। स्थिर अवस्था का जड़त्व ये कि वस्तु एक बस थी, बस पर एक व्यक्ति आराम से खड़ा था, स्थिर अवस्था में खड़ा है। बस अचानक आगे चली तो व्यक्ति पीछे आके गिरा। ये स्थिर अवस्था का जड़त्व है। और एक होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व जैसे हम वृत्तीय गति में घूमते हैं तो बाहर की तरफ जो बल लगता है वो दिशा का जड़त्व है। और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं इनके। जैसे पेड़ की टहनी होती है, अचानक आप उसको सडन बहुत बड़ा झटका लगाओगे तो फल नीचे गिर जाएंगे, स्थिर अवस्था का जड़त्व है। कपड़े झड़काते हैं आप, ऐसे उनमें से पानी निकालते हैं या मिट्टी निकालते हैं, कोई मिट्टी झड़काते हैं, तो वो क्या है? स्थिर अवस्था का जड़त्व है, ठीक है। तो ये सारी कई बातें हैं। आगे हम बात आते हैं, ये तो था पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम काफ़ी मेन है। मैं पहले थोड़ा सा नियम के बारे में बता देता हूँ, फिर कुछ इस पर मेन कुछ क्वेश्चन है वो बताऊँगा आपको। तो दूसरा नियम कहता है जी, संवेग में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। एफ इक्वल टू dp बाई डी टी। डी बाई डी टी, पी की अगर आप वैल्यू लगाओगे तो पी की वैल्यू बोल देंगे हम एम बी। तो फार्मूला आ जाएगा जी, एम को आप बाहर ले सकते हो, ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी, ठीक है। एक तरीका तो ये आ गया, एम को बाहर ले लिया। दूसरा तरीका हम ले सकते हैं जी, वी नियत हो गया, वी को बाहर ले लिया तो पीछे आ गया डी एम बाई डी टी। ये तो फार्मूला आ जाएगा एम ए, क्योंकि डी वी बाई डी टी को ए बोल सकते हैं। यहाँ पर वी नियत है, यहाँ पर वी नियत है, वी को बाहर ले लिया। यहाँ पर कौन नियत था? एम नियत था। जो नियत हो उसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। डी एम बाई डी टी, ये रॉकेट वाले में ज़्यादा हमारे काम आता है। वैसे तो रॉकेट वाला जो टॉपिक है वो आगे हम जो सेंटर ऑफ मास के बाद एक टॉपिक आएगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, रेखीय संवेग संरक्षण, एक टॉपिक अलग से आता है टक्कर वाले जिसमें सवाल पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इस पर जैसे ये कॉमनली ऐसे सवाल बन जाता है कि जैसे ये कॉमनली सवाल मैंने आपको वहाँ भी बताया था, एक अच्छा सवाल होता है ये कि एक 4 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, घर्षण रहित सतह पे रखा गया है। इस पर हम क्या कर रहे हैं? इस पर हम एक पाइप से पानी फेंक रहे हैं जी। इस पर हम एक पाइप से पानी फेंक रहे हैं, ठीक है।
और पाइप यहाँ ऐसे लगी हुई है समझ लो। इस पर हमें 3 किलोग्राम पानी प्रति सेकंड फेंक रहे हैं, तो ये आगे 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो गुटके पर, इस गुटके पर 4 केजी वाले पे कितना बल लगा, क्या लगा सकते हैं आप देखो ये नियत वेग से आगे चलता है जी, घर्षण नहीं सकता है, नियत वेग से आगे चलता है तो वेग नियत हो गया, और ये हो गया dm/dt। इकाई से पता चल रहा है, देखो किलोग्राम प्रति सेकंड, किलोग्राम dm नीचे सेकंड dt, dm/dt। वेग का मान रखा 2, dm/dt का 3, आंसर आ गया जी 6 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि जी कि एक ये फार्मूला होता है, नंबर ऑफ बुलेट, गोलियों की संख्या दी जाती है या नंबर ऑफ कॉइन सिक्के दिए जाते हैं, तो उसको आप n से गुणा कर देते हैं जी। जब गोली दागी जाती है तो आप उसको n लिखेंगे, dp की जगह हम लिख सकते हैं जी m को बाहर ले लिया और डेल्टा v/डेल्टा t। m यहाँ पर ये हर एक सिक्के का या हर एक गोली का द्रव्यमान हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे में टाइम से आप इसको भाग कर दीजिए, ये फार्मूला बन जाएगा जी। ठीक है, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे में टाइम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे लेके जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आगे हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए भाई, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आप ये फार्मूला लगा देंगे। अब मैं बात करता हूँ पहले थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ में देखो कोई वस्तु, मैंने आपको पहले ही बताया था, थर्ड लॉ किससे जुड़ा हुआ है जी? क्रिया और प्रतिक्रिया बल। किसी वस्तु पर 2 प्रकार के बल लगते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। दोनों बल 2 अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। पहले क्रिया लगता है कि प्रतिक्रिया? दोनों बल एक साथ लगते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्या है, देखो जैसे एक ब्लॉक आपने, जैसे वो कॉमनली गन वाला एग्जांपल दिया जाता है, सबसे मेन एग्जांपल है वो वही है कि एक बंदूक से हम एक गोली चलाते हैं जी। ये बंदूक लेते हैं, देखो यहाँ से गोली आगे जाती है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m और इसका द्रव्यमान कैपिटल M। जैसे ही गोली चली तो बंदूक आगे गई v वेग से, गोली आगे गई v वेग से, बंदूक पीछे गई v1 v2 ले लीजिए। ठीक है, तो ये संवेग संरक्षण पर भी आधारित है, और न्यूटन का तीसरा नियम भी बोल सकते हैं इसको, कि जो गोली का संवेग है, गोली का संवेग है वही संवेग बंदूक का भी वही संवेग है जी। दोनों का संवेग परिमाण में बराबर है, दिशा अलग अलग है। गोली का संवेग m द्रव्यमान, उसका वेग v1 है, बंदूक का कैपिटल M द्रव्यमान, उसका वेग v2 है। दिशा विपरीत है तो किसी एक को आप माइनस ले सकते हैं। भाई बंदूक आगे जा रही है तो आप ऐसे बोल सकते हैं जी गोली पीछे जाएगी, माइनस का v2 ले सकते हो आप यहाँ पर। तो v2 की वैल्यू आएगी जी माइनस स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू में v1, स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू में v1, ये वैल्यू आएगी v2 की। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आगे बात बढ़ते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात हम यहां से करते हैं कि जी कि ये द्रव्यमान हो गया, संवेग संरक्षण हो गया। अब देखो जैसे वो एक कॉमन क्वेश्चन आता है सिक्के वाला, एक कॉमन क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रहा हूं, देखना इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 सिक्के हैं।
8 सिक्के हैं, हर एक का द्रव्यमान आपको दिया जाएगा। प्रत्येक का द्रव्यमान मान लेते हैं आपको दिया हो गया जी 20 ग्राम। तो पांचवा फिफ्थ कॉइन, पांचवा सिक्का लिख दो, फिफ्थ सिक्का या पांचवा सिक्का, छठे सिक्के पर कितना बल लगाएगा? सिक्स्थ सिक्के पर कितना बल लगाएगा? ठीक है, पांचवा सिक्का छठे सिक्के पर उतना ही बल लगाएगा जी जितना छठा सिक्का पांचवें सिक्के पर बल लगाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया बल बराबर है। इसको अगर आप F1 बोलें, इसको अगर आप F2 बोलें, तो मैं क्या लिख सकता हूं, F1 और F2 दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत है। तो F2 का मान कितना आएगा? F2 का मान आएगा, ऊपर से सिक्के गिन लीजिए, 8 7 6, 3 सिक्के हैं तो 3 mg। प्रत्येक का द्रव्यमान अगर मैं m लूं तो 3 mg आ जाएगा जी। 3 m प्रत्येक का द्रव्यमान कितना आया? प्रत्येक का द्रव्यमान 20 ग्राम को किलोग्राम में बदल दो और g की वैल्यू 10 रख दो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे से दूसरा कैंसिल, 3 दूना 6/10, 0.6 न्यूटन। हाँ, यहाँ पर एक कॉमनली एक अदर यूनिट और काम में आती है। अदर यूनिट का और प्रयोग किया जाता है, वो यूनिट है जी केजी वेट, किलोग्राम वेट, ग्राम वेट, ये यूनिट और काम में ली जाती है। तो वो यूनिट क्या है देखो, 1 किलोग्राम वेट, इसको हिंदी में बोलते हैं 1 किलोग्राम भार। ये होती है जी जी, ये किसके बराबर होती है? ये होती है जी न्यूटन। न्यूटन के पीछे लगता था नाम, पहले पीछे लगाते थे न्यूटन जी, अब न्यूटन जी नहीं, जी न्यूटन, जी न्यूटन यानी 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, इसको ऐसे बोल सकते हैं 9.8 न्यूटन। लगभग बोलें तो लगभग 9.8 को हम लगभग कितना ले लेते हैं? 10, तो आप इसको 10 न्यूटन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है जी, ये बातें हैं, ये हमारे काम में आएगी। आगे बढ़ जाते हैं, अभी तो बस स्टार्ट ही किया है मैंने, मेन चीज़ तो अभी आने बाकी है। खैर, ये आपको पहले बेसिक बातें ही बताई है। घिरने की प्रॉब्लम करेंगे, नत्तल, हाँ। अगली बात देखिए, अब ये बात हो गई। अब एक जो नत्तल है वो कई बच्चों को बड़ा समझने में दिक्कत करता है, और नत्तल में बहुत ही आसान है। नत्तल में कुछ नहीं है भाई, इस तरह का एक तल होता है जी। आप 3D में देखोगे ना तो ये इस तरह का दिखाई देगा आपको, इस तरह का सा तल है, और एक भाग ये आगे, ये तल है जी। ऐसे इस पर रखी जाती है वस्तु ऐसे, लेकिन बार बार हम ये चित्र नहीं बनाएंगे, इसलिए हम इस चित्र को हम ऐसा दिखा देते हैं कि वस्तु यहाँ पे रखी गई है। समझ गए? थीटा कोण पे रखी गई है भाई, ये बल तो mg लगेगा ही लगेगा ना वस्तु पर। नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। नॉर्मल जैसे मैं बोलूँ, एक के ऊपर 2 और इसके ऊपर एक और रख दिया, 1 kg, 2 kg, 3 kg, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल कितनी लग रही है? इसके ऊपर लग रही है नॉर्मल N1, ये भी तो नॉर्मल लगा रहा है ना जी, N2, और यहाँ नॉर्मल बोलें तो N3, ठीक है। नीचे ये कितना लगा रहा है? 30 न्यूटन, ये कितना लगा रहा है जी? 20 न्यूटन, और ये कितना लगा रहा है जी? 10 न्यूटन, ठीक है। तो जो तीनों की वजह से नॉर्मल लगेगी, सबसे पहले बात करते हैं N1। N1 ऊपर लग रहा है, और क्या लग रहा है जी? N2 ऊपर लग रहा है। यहाँ पर हम इस पर फ्री बॉडी डायग्राम लगाएंगे तो N1 प्लस N2, और नीचे क्या लग रहा है? 10। इस पर समीकरण लिखें, 2 वाले पर, 2 वाले पर क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है N2, और ऊपर क्या लग रहा है? N3, और नीचे क्या लग रहा है? 10 + 20। तीसरे पर बात करें, ऊपर लग रहा है जी N3, नीचे क्या लग रहा है बताओ? 20 और 10, 30, ठीक है। तो ऊपर N3 लगा, नीचे लगा
20 तो इसकी वजह से, और N3 ऊपर 30 नीचे। तो आप ये देखो कि जो टोटल लोड लग रहा है, जो इसके ऊपर वैल्यू आ रही है, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर तो लोड सबका आ रहा है ना जी, यहां पर तो लोड सबका आ रहा है। आप इसको ऐसे इक्वेशन की बजाय आप इसको सीधा कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। इक्वेशन लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां पर जो 20 लग रहा है ना, वो ऊपर वाला भी तो 10 आ रहा है नीचे, यहां पर इसको ऊपर वाला तो लोड अभी 10 इसके ऊपर आएगा ना। तो N3 की वैल्यू ऊपर N3 है, ठीक है, मैं इक्वेशन से ऊपर N3 है, नीचे कौन है 30 ये, 20 इसका, 10 इसका। तो N3 की वैल्यू कितनी आई, N3 की वैल्यू आई जी 60 न्यूटन, समझ गए। N2 की वैल्यू कितनी आई, N2 ऊपर, नीचे कौन 10 इसका और 20 इसका, 20 इसका खुद का, तो कितना है बताओ 30 आया। N1 की वैल्यू कितनी आई 10, भाई सीधा mg से कर देना जी, ये 10 लगा रहा है, ये 20 खुद का, 10 इसका 30 हो गया, और ये 30 और 30 60 हो गया। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, लंबवत फोर्स है जी, जो संपर्क रेखा के लंबवत होता है, इस बात का ध्यान रखना बस आपको, जो संपर्क रेखा के लंबवत होगा, जहां पर संपर्क बिंदु है वहां पर एक रेखा खींचिए, संपर्क रेखा बोलते हैं, संपर्क जहाँ पे हो रहा है उस पर एक रेखा खींचेंगे तो उसको संपर्क रेखा बोलेंगे, उसके लंबवत फोर्स लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर है, ये है जी नॉर्मल रिएक्शन, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा जी, इधर mg का घटक आएगा mg cos थीटा, और एक घटक इधर आएगा जी mg sin थीटा, ठीक है। mg cos थीटा आ गया, mg sin थीटा के, तो त्वरण क्या आया, त्वरण आया जी mg sin थीटा कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, तो त्वरण का मान आ गया जी g sin थीटा, ठीक है। अब बात जैसे आती है कि जो अगला पॉइंट आता है कि इस बार जैसे यहीं पे बना के दिखा देता हूं मैं, ये हम द्रव्यमान था, ठीक है, इस पर इधर कितना बल लगाएं कि ये नीचे ना गिरे, ऐसा सवाल आता है। तो आप वहां पर लिखते भी हो कि पहले तो इधर इसको कितना त्वरण दे, पहले तो त्वरण बताओ, इसका भी द्रव्यमान ले सकते हैं, तो इसको कितना त्वरण दें, इसको त्वरण देते हैं A = G टेंजेंट थीटा, याद रखना होता है। निकाल भी सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, घटक लीजिए, कैपिटल M को यहाँ रखने दे, mg ये थीटा, mg cos थीटा, mg sin, अभी तक तो इतना ही था। इधर बल लगाया तो इधर आभासी बल लगा जी ma, ये कोण भी थीटा, ma का घटक लो ma cos, और इधर क्या आया ma sin, आया कि नहीं बताओ। जी टेंजेंट थीटा कैसे आया, इन दोनों बलों को बराबर कर दीजिए क्योंकि नीचे नहीं गिरना चाहिए, ma cos थीटा बराबर mg sin थीटा, इन दोनों को बराबर कर दोगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी जी टेंजेंट थीटा। इधर नॉर्मल होती है, इस कंडीशन में आपको नॉर्मल पूछेगा तो क्या आएगा ma sin और mg cos, एक ही वैल्यू रख दो, एक ही वैल्यू क्या आएगी जी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट को आप क्या लिख सकते हो साइन बटे कोस, इनटू में साइन, और यहाँ पर क्या आएगा mg cos। इसको आप सोल्व करोगे तो mg बाहर आ गया, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर 1 हो गया, mg/cos थीटा, यानी 1/cos बोलें तो mg/sec थीटा, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। एक प्रॉब्लम और ही आती है इसके बाद की जो इससे नत्तल से जुड़ी हुई है, वो भी बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। देखो कि इसके ऊपर हमने एक वस्तु रखी है, नत्तल इधर दिखाओ या इधर दिखाओ एक ही बात है, कहीं दिखा दो, कि इसको कितना इधर बल दें कि ये एकदम मुक्त रूप से गिर जाए, मुक्त रूप से गिरे। मुक्त रूप से गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ पर बल पूछ लेता तो बल आप ये लिखते जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए, की वैल्यू रख दो जी टेंजेंट थीटा, ठीक है। मुक्त रूप से गिरे तो आपको यहाँ पर त्वरण देना पड़ेगा, तो इस पर आभासी बल पीछे लगेगा जी ma, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन निकालो और उसको जीरो करना होता है, तो यहाँ पर त्वरण आ जाता है जी टेंजेंट की जगह कोट थीटा आ जाता है। और अगर आपको यहाँ पर बल पूछ ले तो बड़ा M प्लस स्मॉल m इंटू ए,
यानी बड़ा m प्लस स्मॉल m इंटू ए की वैल्यू बोलें तो g कोट थीटा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर आप इस तरह से घटक कर सकते हैं। देखो कई बच्चों के घटक करने में बड़ी दिक्कत आती है, हालांकि इसमें कुछ नहीं होता है। इधर mg लगा, ये थीटा है, इधर mg कोस थीटा हुआ, इधर नॉर्मल हो गया, ये थीटा है, ये थीटा है, तो देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा, ये वापस 90 माइनस थीटा। दोबारा बोलूं, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा। एम ए का इधर घटक ले लो बस। नॉर्मल तो थी इधर एम ए कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। तो ये रिजल्ट कैसे आया? ये रिजल्ट ऐसे आया जी, एम ए साइन थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। और फ्री फॉल करवाना है तो नॉर्मल को क्या कर देंगे? 0। तो बस ये रिजल्ट आ जाएगा, देख लो आपके सामने। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो अभी तक हमने नत्तल के ऊपर बात करी है, अब हम घिरनी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब हम इसे नत्तल के ऊपर या घिरनी लगाएंगे। हाँ तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। तो हमने अभी बात कर रखी थी तीनों प्रॉब्लम की, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, नॉर्मल रिएक्शन निकालनी हमने याद करी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ बुलेट वगैरह की प्रॉब्लम हो तो n से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात आपको खासकर ध्यान रखनी होती है, एक बात खासकर ये ध्यान रखनी होती है कि जैसे मशीन गन से गोली चली तो वो गोली आगे जाएगी तो उसकी अंतिम वेग क्या होगा? डी बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम वेग उसका क्या रहेगा? 0। आरंभिक वेग जो होगा वो लेना होता है, इसलिए ये आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। माइनस का n गोलियों की संख्या और u और कोई टाइम होता है dt, जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो, ठीक है। और जब कोई वस्तु से टकराती है, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि एक ऐसी प्लेट होती है, इसके पास से आप बॉल फेंकते हैं तो वो जाके इसको वापस आती है। तो ये अलग अलग केस है, ये u से जा रही है और माइनस u से वापस आ रही है, ऐसा समझ सकते हो आप। इस टाइम आपका जो वेग में परिवर्तन है वो आपको ध्यान से लेना पड़ेगा। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बोलें तो है जी माइनस का u और इनिशियल बोलें तो u आ जाएगी माइनस 2u। तो इस टाइम जो फार्मूला आएगा वो आएगा u की जगह 2u ले लो। समझ गए जी? ये दो केस आ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक इन दोनों केस में, ठीक है। अब आगे देखो, आगे बात ये है कि वेग आ गया, बल आ गया यहाँ पर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बंदूक की गोली चलना आपको पूछ ले किस पर आधारित है? बंदूक से गोली चलना न्यूटन के तीसरे नियम पर भी आधारित है और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर भी आधारित है, दोनों पर भी आधारित है ये, ठीक है। अब आगे बात आती है जी, टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये तो हमने इसमें पढ़ लिया है। टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। तो नत्तल पे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी लास्ट क्लास में, अब मैं घिरनी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो घिरनी की बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होती है जी, एक बार जो समझ जाता है उसको कभी दिक्कत नहीं आती है। अब कई बच्चे कहते हैं इस पे आभासी बल, अब भाई आप एक बार पहले डिसाइड कर लो आपको आभासी बल से करना है। आभासी बल तो लगेगा, क्योंकि दो प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, एक तो होता है जड़तव्य निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़तव्य। एक तो होता है जड़तव्य और एक होता है अजड़तव्य, ठीक है। जड़तव्य निर्देश तंत्र वो होते हैं जिनमें वेग नियत हो, वो या तो वेग नियत हो या वेग 0 हो, ओमेगा भी 0 हो। यानी ऐसा निर्देश तंत्र जो या तो रेखीय गति कर रहा हो नियत वेग से, नियत वेग से, वेग बोल रहा हूं, चाल नहीं भाई, दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए। वेग नियत हो या वेग 0 हो या ओमेगा 0 हो, कोणीय वेग भी 0 हो, ऐसा निर्देश तंत्र को बोलते हैं जड़तव्य तंत्र। इस निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के नियम लगते हैं, एनएलएम।
न्यूटन की गति के नियम यहां लगाए जाते हैं जी, यहां लगाए जाते हैं। इसमें आभासी बल नहीं लगता है। आभासी बल नहीं लगता है जी यहां पर, ठीक है। अजड़त्वीय, अजड़त्वीय ऐसा निर्देश तंत्र होता है जो या तो घूर्णन गति कर रहा हो या तो वेग परिवर्तन के साथ गति कर रहा हो, उसका वेग नियत नहीं होगा जी, और ओमेगा 0 नहीं होगी। कोणीय चाल, कोणीय चाल नियत नहीं होगी। घूर्णन गति करेगा, घूर्णन गति कर रहा हो, जैसे उदाहरण दें आप, जैसे इसका उदाहरण कौन सा देंगे, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या है बताओ, पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, अपने एक्स पर भी करती है और सूर्य के चारों तरफ भी करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ये जड़त्वीय हो गया और ये अजड़त्वीय हो गया। पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ठीक है। पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इसमें क्या होता है जी, इसमें मेन बात ये होती है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, इसमें आभासी बल लगता है, आभासी बल लगता है जी, समझ गए। इसमें आभासी बल लगता है, आभासी बल लगता है। तो आभासी बल क्या होता है, अब मैं आपको ये बताता हूं आभासी बल क्या होता है। आभासी बल वस्तु का द्रव्यमान जिस पे लग रहा हो उसका द्रव्यमान गुणा में निकाय का त्वरण, निकाय का पूरा त्वरण देना होता है भाई, है तो F=ma ही। वस्तु का द्रव्यमान और निकाय का त्वरण, समझ गए। पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, फिर भी हम जितने भी सवाल करते हैं हम उसको जड़त्वीय मान कर करते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का कोणीय चाल बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बहुत धीरे धीरे घूमती है। आपको एहसास होता है कि हम छत पे खड़े हैं, कहीं खड़े हैं धरातल पे, हमें पता ही नहीं चलता घूम रही है कि नहीं। तो मेन बात यही है, आपसे कोई पूछ ले पृथ्वी कैसा है तो आप बोलेंगे अजड़त्वीय है, लेकिन उसकी कोणीय चाल कम है, इसलिए हम उसको जड़त्वीय मान लेते हैं। याद रखना, जड़त्वीय है नहीं, जड़त्वीय हम उसको मान लेते हैं जी। अब हम घिरने वाले सवाल पे चलते हैं। देखो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि एक घिरनी है, उस पर दो द्रव्यमान है जी, M1 और M2। रस्सी में तनाव है जी T, ठीक है। कोई एक बड़ा है, M2 बड़ा है M1 से। तो आज तक तो हम सीधा करते आए हैं, सीधा त्वरण, त्वरण क्या, इधर ये नीचे खींचेगा और ये रोकेगा। भाई M1 नहीं होता तो चला ही जाता सीधा। त्वरण क्या होता है, चलाने वाला बल, माइनस रोकने वाला बल। बटे में कुल द्रव्यमान। चलाने वाला बल है जी M2G और रोकने वाला बल है जी M1G और कुल द्रव्यमान है जी M1 + M2।
यही त्वरण है जी। तो अगर हम इसको, अब कोई बच्चा कहेगा आभासी बल से करो, पहले मैं एक समीकरण और लिख के दिखा देता हूं। देखो, जैसे मान लेते हैं आपको कोई समीकरण लिखनी है, T1 T2 दोनों पे लिख के दिखा देता हूं। जब भी आपको समीकरण लिखनी हो आप ऐसा करें, M1 कहां जा रहा है, ऊपर, T नीचे क्या, M1G। दूसरी बार देखेंगे, M2 कहां जा रहा है जी, M2 नीचे जा रहा है जी, और ऊपर क्या लग रहा है, T। त्वरण कहां है इसका, नीचे, और इसका त्वरण कहां है, ऊपर। तो क्या फार्मूला बना, देखो ऊपर जा रहा है T, सीधा अगर लिखें तो सीधी समीकरण लिखें डायरेक्ट, T माइनस M1G बराबर M1A। कहां जा रहा है, नीचे, M2G माइनस T इक्वल टू M2A। ये दो समीकरण है जी। या तो आप इनको ऐसे लिख लो। अब कोई बच्चा कहेगा आभासी बल से, तो आभासी बल से लिख के दिखा देता हूं जी। आभासी बल से लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो ऊपर T है, ऊपर T है, त्वरण ऊपर, नीचे बल कौन सा लगेगा, M1A। अब बस फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया आपने, ऊपर T, नीचे M1G और M1A। तो T माइनस M1G बराबर M1A। यही समीकरण तो मैंने लिखी है, T माइनस M1G बराबर M1A। अब त्वरण नीचे, आभासी बल किधर, ऊपर, त्वरण के विपरीत दिशा में। आभासी बल हमेशा त्वरण नीचे है तो ऊपर, त्वरण ऊपर था तो नीचे लगा। क्या होता है आभासी बल, वस्तु का द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ऊपर T है, ऊपर M2A है, नीचे M2G है। क्या आएगा, M2G उधर था, उधर और किसको भेज दो, T को भेज दो, और बराबर क्या आ गया, M2A। M2G माइनस T इक्वल टू M2A। भाई कैसे ही करो, समीकरण तो वही दो है, और यही दो समीकरण आपके पास है, तो त्वरण डायरेक्ट आ ही जाएगा। देखो T माइनस M1G M1A, M2G माइनस T इक्वल टू M2A। जोड़ दो, जोड़ेंगे तो माइनस T से T कट गया, M2G ये तो कैंसल, M1G M1A M2A, ए कॉमन, तो यहां से ए आएगा जी। ये देखो यही तो है भैया, आप सीधा लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया है ना जी, नहीं तो आप समीकरण निकाल के फिर उनको जोड़ के फिर निकालते हो। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अगली बात क्या है, अगली बात बढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट लिखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कई बच्चों को ये एक से ज़्यादा ब्लॉक हो जाए तो बड़ी दिक्कत आती है। मेरे ये समझ नहीं आता कि दिक्कत किस बात की है। चीज़ तो एक ही है, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक हो,
चाहे 3 ब्लॉक हो चाहे 10 ब्लॉक हो, चीज़ तो वही है, 4 ब्लॉक हो। दिक्कत क्या है? इसको मैं M1 बोल रहा हूँ, इसको मैं M2, इसको मैं M3, इसको M4। यहाँ से यहाँ एक ही रस्सी है T1, ये दूसरी रस्सी है T2, T3। बस वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दोनों बड़े हैं, ये मैं बोल रहा हूँ 1 किलो, ये 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ऐसे बोल दिया। तो इधर वाले 4 और 2 6 ज़्यादा है, 3 और 1 4 कम है। 3 + 1 उधर क्या है, 4 + 2 वो ज़्यादा है, यानी त्वरण इधर होगा, ये ऊपर जाएंगे। जाएंगे कि नहीं बताओ? क्या होगा जी त्वरण? चलाने वाला बल, कौन कौन सा बल चला रहा है जी? देखो इनको, इसके नीचे क्या 20 mg, इसके नीचे क्या 40 mg, 30, इसका mg क्या होगा 20। कौन चला रहा है 40, और कौन चला रहा है इधर 20, दूसरी तरफ 30 और 20, 30 और 10, और बड़े में 1 2 3 4। बस सोल्व करो। कहीं भी इक्वेशन लिखनी हो, जैसे M1 पे लिखनी है, कहाँ जाएगा M1? ऊपर, T1 माइनस M1G, और कौन रोकेगा उसको? उसके नीचे T2 भी है, ठीक है। M3 पे लिखनी है इक्वेशन, T2 निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? T2 माइनस M3G इज इक्वल टू M3 है। M2 वाला नीचे जा रहा है, 20 प्लस में T3 माइनस T1, 20 + T3 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। और ये क्या जा रहा है 40 प्लस में, नहीं माइनस में, 40 माइनस T3 इज इक्वल टू M4A, इक्वल टू M4A। ठीक है। इसमें देखो नीचे कौन खींच रहे हैं, 20 और T3, रोका किसने? T1 ने। तो इस तरह से आप कहीं पे भी इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे नत्तल के ऊपर प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ पुली लगी हुई है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई इधर है M1 और इधर है M2, इधर है θ1 और इधर है θ2, तो इधर कौन सा बल लगा है? इधर तो वो बल लगा ना M1G sin θ1, इधर कौन लगा? M2G sin θ2, लगा कि नहीं बताओ? M1G sin θ1 और इधर M2G sin θ2। अब देख लो जी कौन सा ज़्यादा है, रस्सी एक ही है, टेंशन एक ही है। मैं मान लेता हूँ जी M2G sin θ2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? बस त्वरण आएगा इधर, ये इधर चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल बटे में कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो तनाव निकालना हो, टी का मान किसी एक पे समीकरण लिखो, जैसे इस पे लिखनी है M2G sin θ2 माइनस टी इज इक्वल टू M2A। तो बच्चा कहेगा मैं इस पे वेरीफाई करके देख लो, वेरीफाई कर लो भाई, T माइनस M1G sin θ1 इज इक्वल टू M1A। ये देखो या ये देखो, बात एक ही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आएगी भी नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। अगर आपने पढ़ना नहीं छोड़ा तो दिक्कत नहीं आएगी, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखिए, अब स्प्रिंग से जुड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जी। उनमें बहुत इजी प्रॉब्लम होती है, इम्पोर्टेंट भी होती है। जो स्प्रिंग से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं बोलूँ ये M1 है, ये M2 है, इधर बल F लग रहा है, तो त्वरण अलग अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। सीधा फार्मूला होता है जी F का, M2A2 M1A1। X पूछा जाए तो आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। ये M2 है, इधर F लगा दिया, पीछे क्या लगा KX। ये M1 है, इसमें KX कहाँ लगेगा इधर, और पीछे क्या लगेगा इस पर। देखो इन दोनों पर पीछे एक एक बल और लगेगा, कौन सा, त्वरण आगे या आभासी पीछे, त्वरण आगे या आभासी पीछे। तो KX पूछे तो KX तो सीधा ही बता देना जी M1A1 है। X का मान आ जाएगा जी M1A1/K। F का मान आ जाएगा जी M2A2 प्लस में KX, और KX का मान आ जाएगा जी M1A1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे बात बढ़े। अब इसमें लिफ्ट प्रॉब्लम आ जाती है, वो तो बहुत इजी, आप जानते ही हो। एक वो क्वेश्चन आ जाते हैं कि रस्सियों पे मंकी चढ़ रहे हैं। जैसे एक पहली प्रॉब्लम ये है, इसमें मान लेते हैं ए त्वरण से ऊपर चढ़ रहा है, इसमें ए त्वरण से नीचे आ रहा है, इसमें वी वेग से ऊपर चढ़ रहा है। वी वेग है जी यहाँ पर, ए यहाँ पे त्वरण है, एम जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा, एम जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा। ठीक है, इसमें तनाव बोल देता हूँ T1, इसमें तनाव बोल देता हूँ T2, और इसमें तनाव बोल देता हूँ T3। तो त्वरण ऊपर, आभासी बल नीचे Ma, त्वरण नीचे, आभासी ऊपर। त्वरण है नहीं तो आभासी है नहीं। ठीक है जी, तो देखो ऊपर T1 है, नीचे Mg और Ma है, ऊपर T2 है, ऊपर Ma है, नीचे Mg है। तो T2 का मान आया जी Mg माइनस Ma। T3 डायरेक्ट Mg के बराबर रहेगा, चाहे वो नियत वेग से ऊपर जाए, चाहे वो नियत वेग से नीचे आए, नियत वेग से नीचे आए तो भी इतना ही तनाव रहेगा जी Mg, क्योंकि जब वेग होता है ना तो आभासी बल नहीं आता है। कोई दिक्कत? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और बात बताओ किससे रिलेटेड और प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है। घिरनी के काफ़ी सवाल हैं। घिरनी आप सीख गए, रस्सी में आप तनाव निकालना सीख गए, तो आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर दोगे। बड़े आगे अगली बात देखिए, अगली बात है जी कि जैसे कई बच्चों को इन क्वेश्चनों में दिक्कत आती है कि भाई m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, गुटका है, और उसके आगे एक m मास की रस्सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे पहली बात तो है, पहला क्वेश्चन तो है कि रस्सी गुटके पर कितना बल लगा रही है।
रस्सी है वो गुटके पर कितना बल लगाएगी, ये क्वेश्चन है। तो क्या करिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इधर कैपिटल एम, इधर स्मॉल एम, आगे बल एफ लग रहा है, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा जी कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। त्वरण होगा जी कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। अब यहां पर बल लग रहा है, तो यहां पर कितना बल लग रहा है, ये देखिए कितना बल लग रहा है बताओ। तो यहां पर जो बल लग रहा है वो देखो आप कितना बल लग रहा है। यहां पे तो आगे तो आप कैपिटल एफ लगा रहे हो। किसी रस्सी को किसी जगह से अगर हम काट देते हैं तो जो पीछे ब्लॉक रह जाता है, इस पी बिंदु को बोल देता हूं, इसको पी बिंदु का तनाव होता है, जो पीछे ब्लॉक रह जाता है उसको त्वरण से गुणा कर दो। पीछे ब्लॉक रह गए उसको त्वरण से, त्वरण होता है जी कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। समझ गए। और क्या पूछा जा सकता है, और इसमें रस्सी के मध्य बिंदु पर तनाव बताइए। रस्सी के मध्य बिंदु पर तनाव, तो देखो जी रस्सी के मध्य बिंदु पर तनाव कैसे आएगा। रस्सी के मध्य बिंदु पर हमें तनाव निकालना है, तो आप मध्य बिंदु तक आप जाइए, कैपिटल एम, इसको दो पार्ट में तोड़िए जी, तोड़ दिया जी दो पार्ट में। ये जी m/2 और ये भी है जी m/2। अब पी बिंदु यहां मानना है इस बार। पी बिंदु पर तनाव क्या, जितना द्रव्यमान पीछे रह जाता है उसको त्वरण से गुणा कर देते हैं। क्या त्वरण थोड़ी बदलेगा, नहीं, त्वरण तो जो था वही रहेगा। बड़ा एम छोटा एम में फर्क समझना। ए कितना आएगा बताओ, ठीक है। ये पी बिंदु का तनाव है, ये पी बिंदु का तनाव है। एनी प्रॉब्लम, कोई बात समझना आई हो पूछ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाइए अगली बात पर। और क्या बताएं, बताओ इसमें। ये रस्सी से जुड़े सवाल हो गए, स्प्रिंग से जुड़े सवाल हो गए, और इसमें जैसे आपको पूछ लेता है कई बार, ऐसी एक छड़ है, ऐसा सवाल पूछ लेता है। सेम वही है जी, भाई ये रस्सी है, ऊर्ध्वाधर है, इस बार ऊपर से आपने बांध रखी है, फर्क इतना ही है। तो रस्सी के मध्य बिंदु पर तनाव कैसे आएगा बताओ। रस्सी के मध्य बिंदु पर अगर आप बात करोगे तो मध्य बिंदु पर जैसे आपको तनाव निकालना हो तो कैसे करोगे बताओ। तो एक ही तरीका है जी, इसको फिर रस्सी को बीच में से काट दो। कैपिटल एम द्रव्यमान नीचे है ही है, और एम का कितना भाग आ गया, आधा भाग नीचे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, m/2। इस बार बल क्या लग रहा है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल m/2 इंटू में त्वरण। लेकिन इस बार कौन सा त्वरण है, ये नीचे किस त्वरण से जाएंगे, जी से। तो ये नीचे किसी जी त्वरण से जाएंगे, ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगली बात। रस्सी के मध्य बिंदु पर यह तनाव आ जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु पर ऐसे तनाव निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। तो इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम है जो आप कर सकते हो जी, ठीक है। बाकी तो इसमें और भी कई सारी, रॉकेट की गति है, रॉकेट की गति देख सकते हो। रॉकेट की गति में बस आपको सीधा ही देखना है, जैसे हालांकि रॉकेट की गति आप दोबारा पढ़ोगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में, मेन तो वहीं पे आएगी। त्वरण ऊपर है, m द्रव्यमान है, तो नीचे दो बल लगेगा, mg और ma। तो F की जगह आपको दो बल लेके चलना है, mg और ma, ठीक है। और अगर बोल दीजिए रॉकेट जा रहा है जी, ये तो किसी त्वरण से जा रहा था, रॉकेट नियत वेग से ऊपर जा रहा है, वेग नियत है, इस बार वेग नियत है, तो एक ही बल लगेगा जी, mg, F बराबर mg। F की जगह क्या रखोगे,
एफ की जगह रखेंगे जी वी डी एम बाई डी टी। एफ की जगह क्या लिखोगे, वी डी एम बाई डी टी। अब आप कहोगे ये छोटा एम क्या है, डी एम बाई, ये बड़ा एम रॉकेट का द्रव्यमान है। डी एम बाई डी टी है जी गैस निकलती है ना बाहर, रॉकेट से बाहर गैस निकलती है, रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वो हल्का होता जाता है। डी एम बाई डी टी यानी प्रति सेकंड रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है वो जल जल कर बाहर आता है, डी एम बाई डी टी वो है। ठीक है, तो ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इसकी रिवीजन करिए, अच्छे से समझिए इसको। ठीक है।